Do you also keep thinking about your introduction? Do you also want to introduce yourself among the society? Do you also want to say something about yourself? Where to start, what to say and how to introduce yourself? ये सारी बातें आपका एक सोल्यूशन। इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, आपको इन सारी बातों का जवाब वीडियो में मिलेगा। जाहिर सी बात है, हमारे माइंड में एक चीज चलती रहती है, कहां से स्टार्ट करें, अपने आप के बारे में बोलना कैसे शुरू करें या इंग्लिश स्पीकिंग कैसे करें। तो इंग्लिश स्पीकिंग से पहले आपको सबसे पहला काम जो करना होता है, अपने आप के बारे में बोलना सीखना होता है, एंड दैट इज कॉल्ड द इंट्रोडक्शन ऑफ योरसेल्फ। अपना इंट्रोडक्शन देना सीखें। जाहिर है आपने इंट्रोडक्शन के ऊपर बहुत से वीडियो और बहुत से कंटेंट देखे हैं, बहुत से बुक्स पढ़ी होंगी, लेकिन फिर भी आप इंट्रोडक्शन क्यों नहीं दे पा रहे हैं, उसकी जवाब हमसे सुन लीजिए। आपने वीडियो तो जरूर देखा बट प्रैक्टिस नहीं करी। सिंपल रीजन, आप जब भी वीडियो देखते हैं, कोई भी वीडियो देखते हैं, उसके बाद जो प्रैक्टिस नहीं करते हैं, दिस इज योर मिस्टेक। जाहिर है हम क्लास 9 में पढ़ रहे हैं, 10th में, 11th में, 12th में, इवन आफ्टर 12th क्लास इफ यू आर परसुइंग योर ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इवन डोंट नो हाउ टू इंट्रोड्यूस देमसेल्व्स। ज्यादातर स्टूडेंट जो पीजी कर रहे हैं, इंग्लिश में ही पीजी कर रहे हैं, वो अपने बारे में बोल नहीं पा रहे हैं। हाउ डिसगस्टिंग इट इज एंड हाउ शेमफुल इट इज। हम मतलब कर वही रहे हैं, इंग्लिश पढ़ रहे हैं, फिर भी हम नहीं कर पा रहे हैं। पता है हमारी कोई गलती नहीं, गलती केवल इतनी है, हम खुद नहीं चाहते। तो अगर आप इंग्लिश बोलना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश बोलना पड़ेगा। मींस जब आप कोई वीडियो, कोई लेक्चर सुन रहे हैं, जब आप कोई बुक पढ़ रहे हैं, तो उसके बाद जो उसमें लिखा है, उसमें जो कहा जा रहा है, यू जस्ट कीप इमिटेटिंग देम, यू जस्ट कीप कॉपिंग देम। उन्हें कॉपी करिए, इमिटेट करिए, जो कहा जाए सिर्फ उसे बोलिए। आपका ना बोलना ही आपका ड्रॉबैक होता है। जब भी आप अपने इंग्लिश बोलने के बारे में सोचते हैं, जब भी आप अपने बारे में बोलने के लिए चाहते हैं, तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं आप एक्वायर कर पाते हैं। तो कॉन्फिडेंस तभी आएगा जब आप इंट्रोडक्शन देखने के बाद अपना इंट्रोडक्शन खुद देंगे, अपने शीशे के सामने खड़े होकर। दिस इज अ वेरी सिंपल ट्रिक टू एक्वायर कॉन्फिडेंस, और कॉन्फिडेंस इज द मोस्ट एक्वायर्ड टूल फॉर स्पीकिंग इंग्लिश लैंग्वेज। लैंग्वेज को बोलने के लिए पहले कॉन्फिडेंस चाहिए, क्योंकि ये हमारी खुद की लैंग्वेज नहीं है। तो बात हो गई समाप्त। अब हम लोग इंट्रोडक्शन के ऊपर चलेंगे कि आज इस वीडियो में अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे किया जाए, और इनसे संबंधित कुछ फैक्ट है, कुछ बातें हैं, वो सारी बातें समझेंगे। चलिए, तो सबसे पहले बात करते हैं, What all are included in an introduction? एक इंट्रोडक्शन में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं। जब हमसे कोई क्लासरूम में इंट्रोडक्शन मांगता है, या फिर इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, या फिर किसी पार्टी को अटेंड कर रहे हैं, तो फिर हमें क्या बोलना होता है। हमें इतना पता है कि अपना नाम बताना होता है। हमने कहा माई नेम इज साहिर कमाल एंड आई एम स्टडीइंग इन क्लास 12th एंड आई एम लिविंग इन हेयर एंड देयर व्हाटएवर। हमारा ये जो फ्लो नहीं बन पाता है। प्रॉब्लम क्या है ना, हमारी प्रॉब्लम ये है, हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस। हम एक बार में क्यों नहीं बोल पाते, लंबे लंबे सेंटेंसेस क्यों नहीं बोल पाते? सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। जी हाँ, सिर्फ प्रैक्टिस की कमी है। आप एक सेंटेंस को 10 बार, 15 बार, 20 बार, 50 बार इमिटेट करिए। आपने हिंदी लैंग्वेज को कभी किसी बुक से नहीं सीखा, आपने हिंदी लैंग्वेज में अपने आप को बताने के लिए किसी बुक की सहायता नहीं ली, बट इंग्लिश को सीखने के लिए आप बुक की सहायता लेते हैं, क्योंकि ये हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा कोशिश, अटेम्प्ट या मतलब एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो एक इंट्रोडक्शन में क्या क्या इंक्लूड है, ये तो हम बता रहे हैं आपको कि क्या क्या बोलना होता है। और अगर आप इसी फॉर्मेट में ही अपने इंट्रोडक्शन को देंगे, सो ऑफ कोर्स यू विल सक्सीड, आप सफल होंगे ही होंगे। बट इनको रटिए और इसके बाद इंट्रोडक्शन अपने शीशे के सामने खड़े होकर के अपने आप दीजिए, तभी आपका एक कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। अंटिल यू डेवलप द कॉन्फिडेंस यू कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ। आपका कॉन्फिडेंस जब तक डेवलप नहीं होता, तब तक आप कुछ भी नहीं बोल सकते अपने बारे में। ठीक, क्या क्या चीजें इसमें इंक्लूड होती हैं वो है आपके सामने। ये हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस किया जाए। हमने सबसे पहले अपना नाम बताना सीख लिया, बट उससे पहले एक चीज और होती है जो आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक हुक का काम करती है, आपको पुश का काम करती है। नंबर 1, ग्रीट करना। सामने वाले को कभी आपने ग्रीट किया इंट्रोडक्शन देते समय, उसके बाद उनको कभी थैंक किया, उसके बाद अपना नाम बताते हैं, उसके बाद प्लेस बताते हैं। ये जो पॉइंट्स हैं आपके सामने, अगर ये 10 पॉइंट आप एज इट इज रट लेते हैं, तो फिर आपको मदद मिलेगी। सबसे पहले तो आप ग्रीटिंग करना सीखिए कि ग्रीटिंग होती क्या है। बहुत से बच्चे पता होगा, अगर आप गृहिणी हैं तो आपको पता होगा कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, ये ग्रीटिंग्स होती हैं। उसके अलावा भी ग्रीटिंग्स होती हैं कि कभी किसी के साथ हम कैजुअल वे में मिले तो वहां पर हाय,
हे या हेलो बोल दिया, ये सारी ग्रीटिंग्स हैं, इसके बारे में अभी हम लोग डिटेल में बात करेंगे कि कैसे एक इंट्रोडक्शन को बनाया जाए। उसके बाद आता है थैंक देम। थैंक देम पर आपको ये दिख रहा होगा कि यहाँ पर स्टार बना हुआ है, ये क्यों स्टार बना हुआ है ये भी हम आगे चर्चा करेंगे। फिर उसके बाद आप अपना नाम बता सकते हैं, फिर प्लेस कहाँ से आप बिलोंग करते हैं, आप कहाँ से हैं, उसके बाद आप अपने जॉब को बताएंगे आप क्या करते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपकी जॉब कोई दूसरी नहीं, आप अपने आप को स्टूडेंट ही बताएंगे। फिर पर्सनालिटी बताएंगे। बहुत से लोगों का कंफ्यूजन है पर्सनालिटी में क्या बताना है, पर्सनालिटी का मतलब बॉडी दिखाना होती है, पर्सनालिटी बिल्डिंग, इसे नहीं, इसे पर्सनालिटी नहीं कहते। पर्सनालिटी का मतलब आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप क्या है। फिर उसके बाद क्वालिफिकेशन, आपने क्या क्या पढ़ाई कर रखी है, और उसके बाद फिर आप अपने स्किल या अदर एक्सपीरियंसेस बताएंगे आपके जॉब से रिलेटेड। जाहिर इंट्रोडक्शन देते समय आपको इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा इंटरव्यू में ही आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है, तो उसके लिए भी हम बात करेंगे। फिर आता है आपका फैमिली के बारे में बताना, जबकि हम लोग क्या करते हैं, हम नाम बताने के तुरंत बाद अपने फादर मदर के बारे में बताते हैं और फिर फैमिली के बारे में बताने लगते हैं, फिर स्किल के बारे में, फिर क्वालिफिकेशन में, फिर बता देते हैं थैंक यू मैम, उसके बाद प्लेस बता देते हैं। ये जो फॉर्मेट आपका ऊपर नीचे होता है यही आपको आगे नहीं बढ़ने देता है। उसके बाद लास्ट में आप अपनी हॉबीज बताएंगे। इसी फॉर्मेट को अगर आप फॉलो करेंगे तब आप सफल हो पाएंगे अपने इंट्रोडक्शन को देने में। चलिए बात करते हैं आगे बात करें अगर, तो बात आती है where we need to introduce ourselves, हमें कहाँ कहाँ जरूरत पड़ती है। तो 2-3 जगह ऐसी होती है जहां पर आपको जरूरत पड़ सकती है। वो जगह कौन कौन सी है, वो जगह है आपके सामने। या तो आपको स्कूल में किसी असेंबली में आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस करना पड़ सकता है, आप असेंबली करवा रहे हैं। असेंबली मतलब जब सभा होती है, जो मतलब जब प्रेयर करते हैं उसे हम असेंबली कहते हैं। असेंबली करवा रहे हैं तो आप एक मॉनिटर हैं क्लासरूम के अपने, या फिर आप कैप्टन हैं अपनी किसी की टीम के, तो आप किसी अपनी पूरी टीम को रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर आपको चुना गया, आप असेंबली में गए हैं किसी स्पीच को देने के लिए, तो वहां पर आपको कुछ ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना होता है। वो इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं दिया तो आगे की आपकी स्पीच जो है वो पूरी बेकार हो जाएगी, क्योंकि इंट्रोडक्शन ना देने पर आपको कॉन्फिडेंस लेवल 0, और कॉन्फिडेंस जब नहीं तो आप कुछ भी आता होगा तो भी भूल जाएंगे। फिर उसके बाद आती है इंटरव्यू। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे 12th जो क्लास के बच्चे हैं जब पास आउट होते हैं, उसके बाद आज के इस दौर में सबसे ज्यादा एक प्राइवेट जॉब की जरूरत होती है। तो छोटे से छोटी प्राइवेट जॉब 5,000 to 10,000 या 15,000 की जॉब के लिए भी आपका आज रिक्वायरमेंट है इंग्लिश स्पीकिंग की। अगर नहीं आती तो आप गार्ड की नौकरी के लिए भी आप अपने आप को जाएंगे बताने के लिए, तो भी आपको कुछ वर्ड्स इंग्लिश के ही यूज करने पड़ेंगे, क्योंकि आप अगर गार्ड भी कहीं पर बन रहे हैं तो भी आप एक बड़ी बिल्डिंग में बनेंगे जहां पर लोग ऐसे आएंगे जो वहां पर आपको हिंदी पसंद नहीं की जाएगी। या फिर आप सेल्स मैन के लिए जा रहे हैं, आप किसी कंपनी में एग्जीक्यूटिव के लिए जा रहे हैं, किसी भी पोस्ट के लिए जा रहे हो, तो इंग्लिश नीचे से लेकर ऊपर तक जो है इंग्लिश 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 ही हर जगह रिक्वायर्ड है। चाहे आपकी सैलरी 8,000 हो, चाहे 80,000 हो, आपका प्रमोशन भी आपकी इंट्रोडक्शन आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर, आपकी इंग्लिश स्पीकिंग के ऊपर ही डिपेंड करता है कि इफ यू आर फ्लुएंट इन इंग्लिश देन यू कैन गेट द promotion, or if you are a good looking by your face, if you have a fluent English, then you can get the appraisal day by year by year। आपको प्रमोशन मिलते रहते हैं बीच बीच में, क्योंकि आपके परफॉर्मेंस जो है यही अफेक्ट करते हैं आपके अप्रेजल के लिए, आपके प्रमोशन के लिए। और जहां तक बात आती है स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स अपने सोसाइटी में, अपने लोगों में एक इंप्रेशन जमाना चाहते हैं। वो इंप्रेशन जमा इसलिए नहीं पाते क्योंकि उनको बोलना नहीं आता। बोलना हिंदी में तो बहुत कुछ आता है, बट इंग्लिश में क्या बोले, कैसे बोले, कब बोले, तो इसको एक सीक्वेंस में सीखना बड़ा जरूरी है। तो तीसरी जगह आती है कहीं पर गैदरिंग हुई, मान लीजिए आपके घर में कोई सेरेमनी है, कोई पार्टी है, तो वहां पर कुछ अननोन लोग भी आते हैं, बेटा तुम क्या हो, तुम कहां से हो, तुम कैसे हो, ये सारे सवाल होते हैं। तो बात आती है वहां पर भी आपको इंट्रोडक्शन ही देना होता है। वहां इंट्रोडक्शन ऐसे नहीं होता है कि हेलो अंकल, माय नेम इज साहिर कमाल और आई लिव एट मुंडेरा एंड आई एम स्टडीइंग इन 9th क्लास एंड my father is here, my father is there, my mother is a homemaker और my mother is housewife। ये नहीं बोलना होता है, उसका भी एक तरीका होता है। गैदरिंग में इंट्रोडक्शन को किस तरीके से दिया जाएगा, इसके लिए भी आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। या फिर कोई पार्टी वार्टी, तो खासतौर से आपका जो इंट्रोडक्शन सबसे ज्यादा रिक्वायर्ड होता है, जो आपका फॉर्मल इंट्रोडक्शन होता है वो यहां पर होता है, और इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन वो यहां पर होता है। इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन का मतलब क्या हो गया, जहां पर आपको कुछ अनौपचारिकताएं जो होती हैं, जहां पर औपचारिकताएं आप निभाते हैं, जहां पर आप प्रोफेशनली बोलते हैं, उसे हम फॉर्मल इंट्रोडक्शन कहते हैं। जहां पर आप कभी स्कूल में आपको प्रोफेशनली बोलना है, वहां पर इररिलेवेंट चीजें नहीं बोल सकते, इंटरव्यू में फालतू की बकवास नहीं कर सकते, लेकिन यहां पर आप कुछ एक्स्ट्रा सेंटेंसेस भी बोल सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे आज की इस वीडियो को, फिर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद बात आती है सबसे पहले
ग्रीटिंग्स की, जैसा कि आपने देखा होगा ग्रीटिंग्स हमने आपके सामने लिखा था। सबसे पहले हम ग्रीटिंग करते हैं। कभी भी आप इंटरव्यू में जा रहे हैं तो ग्रीटिंग, भैया देखिए आप बहुत बड़े हो सकते हैं, इस समय आप बहुत से जॉब कर चुके हो, लेकिन फिर भी एक जो इंग्लिश स्पीकिंग का डेवलपमेंट है, जो कॉन्फिडेंस डेवलपमेंट है, वो आपके अंदर नहीं आ रहा है। तो पहले तो अपने आप को इतना ज्यादा जान लीजिए, उसके बाद ही आप किसी इंटरव्यू के लिए जाइए। नहीं तो क्या होता है कि आप पसीने पसीने बाहर कैबिन से आते हैं और डर के मारे घर पे, उसके बाद दोबारा कभी ऐसी कंपनी में ट्राई नहीं करते। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए तो फिर आपको इंग्लिश स्पीकिंग पे वर्क करना पड़ेगा। ये बात आती है आपके ग्रीटिंग्स की। दो तरीके होते हैं ग्रीटिंग्स में। अगर आप फ्रेंड सर्किल में हैं, अगर आप अपने घर पर हैं, पार्टी अटेंड कर रहे हैं, गैदरिंग कर रहे हैं, तो वहां पर आप ये तरीके अपना सकते हैं, हाय, हे, हेलो एंड व्हाट्सअप। ये आप तरीके इनफॉर्मल में अपना सकते हैं। यदि आप जो है किसी इंटरव्यू में बैठे हुए हैं, अगर आप किसी फॉर्मल जगह पर हैं जहां पर औपचारिकताएं हैं, कहीं किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, मीटिंग में रिप्रेजेंट करना है, सो आप यहां पर, आजकल प्राइवेट जॉब का ही जमाना है, आप गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयारी कर भी रहे हैं तो भी गवर्नमेंट जॉब आपको 10 साल बाद मिलेगी। Till then, what will you do? So you have to get at least a private job and then keep going with it. Maybe you just keep getting appraisal year by year and you just get the higher package of salary. हो सकता है आप अच्छे काम कर रहे हो और अच्छी सैलरी उठा रहे हो तो आपको गवर्नमेंट जॉब की जरूरत ना पड़ रही हो, बट आपको गवर्नमेंट जॉब पाने से पहले अपना गुजारा तो करना पड़ेगा। प्राइवेट जॉब के लिए, प्राइवेट जॉब आज सारी 99% जो है इंग्लिश बेस हो चुकी है। वहां पर अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो शायद आपको छोटे मोटे काम के लिए रख लिया जाए 5-10 हज़ार के लिए, अदरवाइज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ गुड जॉब फ्रॉम कंपनी। ठीक, तो ये पहले तो आप गुड मॉर्निंग कर लीजिए, अगर सर है तो सर बोलिए और मैम है तो मैम बोलिए। ये इतना आसान नहीं है, आप जो सोच रहे होंगे ये तो हमें आता है, आता तो है, बट स्टिल व्हाई डू यू नॉट स्पीक, व्हाई कांट यू से एनीथिंग अबाउट योरसेल्फ, व्हाई का रीजन केवल यही है कि आप सुनते तो बहुत कुछ है बट यू नेवर ट्राई टू स्पीक। आपकी जुबान पर जब तक वर्ड्स नहीं होंगे तब तक आप बोल नहीं पाते हैं। आप इसे बोलने में हिचकिचा क्यों जाते हैं? गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग कभी कभी स्टूडेंट्स कह देते हैं। फोन पर अगर बात करते हैं अगर हम, तो हम कहते हैं सर हमसे फोन पर बात करते करते कई बच्चे गुड मॉर्निंग की जगह गुड इवनिंग या गुड इवनिंग की जगह गुड मॉर्निंग कर देते हैं। केवल और केवल रीजन यही है कि वो अभी तक ये जान नहीं पाए हैं कि अगर हम टीचर को कॉल कर रहे हैं तो सिर्फ टीचर सुबह ही नहीं मिलते, जब शाम में मिलते हैं तो उन्हें गुड इवनिंग करना चाहिए। चूंकि हमारी आदत पड़ चुकी होती है स्कूल में गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग करने की, और इस वजह से हम उसे चेंज नहीं कर पाते। तो एज पर द कंडीशन यू जस्ट हैव टू चेंज। गुड मॉर्निंग है तो गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, तो गुड इवनिंग होगा तो गुड इवनिंग करिए। सर और मैडम ये आप अपने आप से लगा सकते हैं। उसके बाद बात आती है, आगे करते हैं, ग्रीटिंग्स के बाद आप कहते हैं थैंक। अब ये थैंक कहना जरूरी होता है इंटरव्यू में। कभी भी अगर आपको इंटरव्यूअर कह रहा है प्लीज ब्रीफली इंट्रोड्यूस योरसेल्फ और टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो जब आपसे कहा गया टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तब आप सबसे पहले जो है ग्रीट करने के बाद थैंक करेंगे उनको धन्यवाद दीजिए। और धन्यवाद बोलने के लिए आपके सामने एक सेंटेंस लिखा है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। ये सेंटेंस आपको रट लेना है। जब आप रटा वो सेंटेंस बोल लेंगे ना, उसके बाद आपको इंट्रोडक्शन पूरा जब याद होगा, यकीन मानिए जो कॉन्फिडेंस लेवल होगा वो यहां पर होगा, हाई होगा। और जब आप पहले सेंटेंस में अटक जाएंगे, ये फ्लो के साथ बोलना है, आई एम वेरी थैंकफुल टू यू, I am very thankful to you for giving me the opportunity to introduce myself to you. I am very thankful to you for giving me the opportunity to introduce myself to you. आपको मैं धन्यवाद देता हूं मुझे इंट्रोडक्शन देने के लिए, जो आपने मुझे चांस दिया। इस सेंटेंस का पूरा अर्थ है। अगर आपको ये नहीं बोलना है तो आप जो है कुछ और बोल लीजिए। आप ये देख लीजिए, लगभग वही है। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग और टू गिव, यहां पर आप यहां पर ध्यान देंगे, यहां पर लिखा है फॉर गिविंग। अगर फॉर लगा रहे हैं तो आईएनजी फॉर्म वाली वर्ब यूज होगी, अदरवाइज आप इंफिनिटिव का यूज कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग या टू गिव मी द अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। माई सेल्फ, मी नहीं बोलेंगे, यहाँ पर बहुत से लोग मी बोल देते हैं, माई सेल्फ बोलेंगे। और यहाँ पर फॉर गिविंग मी, यहाँ पर फॉर गिव नहीं बोलेंगे, यहाँ पर टू गिविंग मी नहीं बोलेंगे, फॉर गिविंग बोलेंगे, या तो टू गिव मी अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ टू यू। फिर बात करते हैं आगे बात करते हैं, अगर हम अब इसके बाद अपना नाम बताएंगे
तब आप नाम बताने के लिए भी ये 4 सेंटेंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, छोटे छोटे सेंटेंस हैं। आई एम साहिर कमाल, आप सिंपल से बोल सकते हैं दिस इज माई नेम, आप अपना नाम इंक्लूड करिएगा, ये नहीं कि इंट्रोडक्शन रटवा दिया है आपने, कहीं पर रट लिया है तो आप वही बोल दे। तो आई एम साहिर कमाल एंड माई नेम इज साहिर कमाल, आप ये बोल सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा सेंटेंस है ये, इसको ना बोल करके आप ये माई नेम इज साहिर कमाल बोल लीजिए, और इसको भी ना बोल करके आप चाहें तो दिस इज साहिर कमाल बोलिएगा, दिस विल ऑल्सो बी राइट, ये भी सही होगा सेंटेंस। अभी इंट्रोडक्शन पूरा देखेंगे, लास्ट में हमें क्या क्या बोलना होता है। जनरली कुछ लोग ये माई सेल्फ से स्टार्ट करते हैं जब सेंटेंस, तो ये सेंटेंस जो है बोलना बिल्कुल गलत है। दिस इज टोटली ग्रामेटिकल रॉन्ग सेंटेंस, ठीक है, ये पूरा ग्रामेटिकली रॉन्ग सेंटेंस है। माई सेल्फ इज साहिर कमाल कभी नहीं बोलना है। आजकल आपने कई बड़े लोगों को या फिल्म स्टार्स या बॉलीवुड स्टार्स को भी माई सेल्फ बोलते हुए देखेगा। दे डोंट नो, एक्चुअली दे डोंट नो कि माई सेल्फ कैन नॉट बी द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस। जब आप इंटरव्यू में बैठ रहे हैं तो ऑफकोर्स इंटरव्यूअर जो है बहुत ही एजुकेटेड होगा, दैट्स व्हाई ही इज टेकिंग योर इंट्रोडक्शन और योर इंटरव्यू, तभी वो उसे इंटरव्यूअर पैनल में बैठाला गया हुआ है। सो ही इज an educated person, he is not a Bollywood star who only focus on their actings, he just focus on education and especially English terms, English के ऊपर, English terms के ऊपर उसका अच्छी पकड़ होती है जो इंटरव्यू लेता है। तो इसलिए आप माई सेल्फ नहीं बोलेंगे, दिस इज रॉन्ग, इसी वजह से ये रेड में लिखा था, इसको मत बोलिएगा। नेम के बाद आपकी बात आएगी क्या, नेम के बाद अब आपको क्या बोलना है, प्लेस के बारे में बोलना है। कभी भी फैमिली के बारे में नहीं बोलेंगे, आप फैमिली के बारे में तुरंत बोलने लगते हैं, या क्लासरूम में आपको जब शर्म आती है तो आप कुछ भी नहीं बोलते। तो अब नाम बताने के बाद आप प्लेस के बारे में बोलेंगे, जिससे रिलेटेड आपके सामने कुछ ये सेंटेंसेस हैं, आप ये सेंटेंस का प्रयोग भी कर सकते हैं। आप पहला सेंटेंस बोल सकते हैं आई बिलोंग टू प्रयागराज। चूंकि आई बिलोंग टू प्रयागराज तो सबसे बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस माना जाता है, ये वाला पहला सेंटेंस ही माना जाता है, आई बिलोंग टू प्रयागराज उत्तर प्रदेश। ये जरूरी नहीं है कि आप इस स्टेट को जो है मेंशन करें, ये जरूरी तब हो जाता है जब आप अपने स्टेट छोड़ करके दूसरे स्टेट जाते हैं। मान लीजिए यू आर लिविंग इन उत्तर प्रदेश बट यू लेफ्ट फॉर उड़ीसा और कर्नाटका और तमिलनाडु और महाराष्ट्र, then you left your own state, then there you have to say I belong to प्रयागराज उत्तर प्रदेश। वहां पर आप उत्तर प्रदेश बता सकते हैं। अगर आप अपने ही स्टेट में हैं तो आप वहां पर उत्तर प्रदेश बताने की जरूरत नहीं है, इसको कट कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरा बोलेंगे आई बिलोंग टू प्रयागराज। इसे बोलने की कोशिश करिएगा, साथ साथ आप बोलिए आई एम फ्रॉम प्रयागराज, यू कैन ऑल्सो से आई एम फ्रॉम प्रयागराज उत्तर प्रदेश। या फिर आप एक और फॉर्मल सेंटेंस है, दिस इज ऑल्सो फॉर्मल, फॉर्मल ये इनफॉर्मल है। ये इनफॉर्मल मतलब आप इसे कैजुअली बोल सकते हैं, मतलब आप फ्रेंड सर्कल में भी बोल सकते हैं, आप पार्टी में बोल सकते हैं। ये और ये थोड़े से फॉर्मल है, थोड़े से प्रोफेशनल है सेंटेंस। आई कम फ्रॉम प्रयागराज इटसेल्फ। अब यहाँ पर एक वर्ड हमने जोड़ा है इटसेल्फ। इटसेल्फ बताने की क्या जरूरत है। सपोज करिए यू आर गिविंग इंटरव्यू इन द सिटी वेयर यू आर लिविंग राइट देन, उस समय आप जिस शहर में रह रहे हैं वहीं पर वो इंटरव्यू हो रहा है। दिस इज जनरली हैपन विद मेट्रोपॉलिटन सिटीज पीपल, जो दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलुरु, ये जो बड़े शहर हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं ये। तो जनरली जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जिसमें आपको इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती है, भाई एवरीबडी इज लुकिंग फॉर एनी प्राइवेट जॉब, सो ही ऑलवेज वांट्स टू इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एंड ही ऑलवेज कीप प्रिपेयरिंग फॉर द इंट्रोडक्शन। सो he has to move either Delhi to Mumbai, या तो वो दिल्ली जाता है, या तो मुंबई जाता है, या तो तमिलनाडु के किसी चेन्नई में जाएगा, या तो फिर हैदराबाद जाएगा, जो बड़े शहर हैं। या फिर अब यूपी में एक बड़ा शहर, आपके राजधानी जिसे हम कैपिटल मतलब लखनऊ कहते हैं, जो कि यूपी की कैपिटल है, तो अब कुछ कंपनीज वहां पर भी हैं। तो आप सब इसी एरिया से अगर बिलोंग करते हैं, मान लीजिए कि आपका इंटरव्यू आपके ही शहर में हो रहा है, मतलब यू आर लिविंग इन लखनऊ एंड यू आर गिविंग इंट्रोडक्शन और इंटरव्यू इन योर ओन सिटी, देन यू विल हैव टू से, तब आपको कहना पड़ेगा कि आई कम फ्रॉम प्रयागराज इटसेल्फ, आई बिलोंग टू प्रयागराज इटसेल्फ, मैं प्रयागराज से ही हूं। इसका अर्थ ये हुआ कि मेरा नाम ये है और मैं प्रयागराज से ही हूं। If you are not in the city where you are living at that time, then you don't need to mention itself, तब वहां पर आपको itself बोलने की जरूरत नहीं होगी, अदरवाइज आप बोलेंगे। उसके बाद आप ये भी बोल सकते हैं, आगे सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, बट आई एम स्टेइंग विद या फिर लिविंग इन माई फ्रेंड्स होम। हो सकता है कि आप जो है प्रयागराज में रहते हो और आप लखनऊ गए हो, तो आप लखनऊ में ये बोलेंगे कि एक्चुअली आई बिलोंग टू प्रयागराज
बट लेकिन मैं इस समय अपने दोस्त के घर ठहरा हुआ हूं या मैं अपने अंकल के घर ठहरा हुआ हूं। जाहिर है अगर आप प्रयागराज से हैं तो कंपनी आपसे एक सवाल कर सकती है, हाउ विल यू मैनेज दिस जॉब बिकॉज यू बिलोंग टू प्रयागराज। तो उनके बोलने से पहले ही आप इस बात को मेंशन कर देंगे एक्चुअली और बट या हाउएवर आई एम लिविंग विद माई अंकल या इन माई फ्रेंड्स होम, मैं अपने दोस्त के घर रह रहा हूं। प्रोनाउंसिएशन पे खास ध्यान दीजिएगा, आई एम स्टेइंग विद या फिर लिविंग इन माई फ्रेंड्स होम, या तो लिविंग विद माई फ्रेंड्स या फिर लिविंग इन माई फ्रेंड्स होम। इन माई फ्रेंड्स के साथ होम लगाएंगे और अगर विद लिखा है तो फ्रेंड्स लिख देंगे, फ्रेंड्स मतलब दोस्तों के साथ, एक है तो दोस्त, अंकल लिखा है तो अंकल ही लिखेंगे, वहां पर अंकल्स नहीं कहेंगे, बट एक फ्रेंड हो सकता है, एक के साथ 2 4 5 हो सकते हैं, उनके रूम हो सकते हैं, तब आप वहां कह सकते हैं कि फ्रेंड्स के घर पर रुका हूं या अंकल के घर पर रुका हूं। ठीक, उसके बाद बात आती है, ये हो गया आपका प्लेस। However, I am staying, एक सेंटेंस और जो है आप बोल सकते हैं, However, I am staying और living in my friend's home in Delhi और मुंबई। आप शहर का नाम मेंशन करें या ना करें आवश्यक नहीं है, अगर आप वही इंटरव्यू दे रहे हैं जहां पर आप हैं तो फिर आपको आवश्यकता नहीं है। ठीक, नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद प्लेस के बाद आप बोल सकते हैं योर जॉब। अब आपके बारे में पूछे कि क्या आप क्या है इस समय, अब सपोज करिए योर जॉब, अब आप मान लीजिए एक स्टूडेंट हैं तो अब आपका जॉब तो कुछ है नहीं, देन यू विल से अबाउट योरसेल्फ दैट आई एम अ स्टूडेंट। मैं, जब आप क्लासरूम में बोल रहे होंगे तब आप कहेंगे कि मैं एक स्टूडेंट हूं, ये जरूरत कहने की नहीं है। बट अगर इंटरव्यू आपका फर्स्ट टाइम है, मींस इफ यू आर गोइंग फॉर द इंटरव्यू फर्स्ट टाइम, देन यू विल हैव टू मैनेज और यू हैव टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट, क्योंकि मैं अभी स्टूडेंट हूं एंड दिस इज माय फर्स्ट जॉब। तब वहां पर आप मेंशन कर सकते हैं ये बात, आई एम अ स्टूडेंट। हो सकता है आप कहें आई एम अ टीचर, हो सकता है आई एम एन इंजीनियर आपको कहना पड़े, आप अपने बारे में बताएंगे आप क्या करते हैं। अब यही बात अपने फादर के बारे में बताते हैं ना, उसी तरह आप अपने बारे में बताएंगे। एंड दिस शुड बी हैपन इन एनी पार्टी और सेरेमनीज, जो भी सेरेमनीज होती हैं, पार्टीज हैं, गैदरिंग है, कहीं पर मीटिंग चल रही है, तब आपको अपने आप को इंट्रोड्यूस कराते समय अपनी जॉब के बारे में बताना जरूरी होता है। आप जो भी हैं, आप ये प्रोफेशनल्स नहीं हैं तो आप फिर एक चीज बताएंगे, आई रन अ शॉप ऑफ हार्डवेयर, साइबर कैफे एक्सेट्रा। मैं इस तरह की साइबर कैफे या कोई एक शॉप चलाता हूं। अब वो हार्डवेयर की है या ग्रोसरी की है या साइबर कैफे की है, आपको बोलना यही होता है। आप जैसे बोल नहीं पाते, आपसे पूछा जाता है पापा क्या करते हैं, तो उस बात को ही आप कहते हैं पापा दुकान, सर दुकान है। तो इसी बात को जब आप कहेंगे तो आप सिंपल कह दीजिए माय फादर रन्स अ शॉप। अगर आप अपने बारे में बता रहे हैं तो आप कहें आई रन अ शॉप, मैं दुकान दौड़ाता नहीं हूं, इसका मतलब जो सेंस है वो कहता है मैं चलाता हूं। ठीक, आई रन अ शॉप ऑफ हार्डवेयर या साइबर कैफे, ग्रोसरी शॉप ऑफ। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे आगे, योर जॉब के बाद बात आती है पर्सनालिटी। पर्सनालिटी में आपको क्या बोलना होता है, इसमें ये वर्ड्स हैं, ये सेंटेंसेस हैं, आप इसके बारे में बोल सकते हैं दैट पर्सनालिटी आप क्या हैं, कैसे हैं, आपका व्यक्तित्व कैसा है। मतलब कुल मिला के लगभग आप अपने बारे में बताएंगे कि आपको सोसाइटी में कैसे जाना जाता है। तो आप कह सकते हैं व्हाट आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन। जब भी आप किसी इंटरव्यू में बैठे हो तो आप अपने कुछ अच्छे एडजेक्टिव्स लेकर जाएं, और जो एडजेक्टिव्स आप लेकर जाएं उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी हो, क्योंकि इंटरव्यू में हमेशा आपके इंट्रोडक्शन से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपने कहा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, सामने वाले इंटरव्यूअर ने कह दिया हाउ, प्लीज जस्टिफाई, इसको जस्टिफाई करिए, कैसे हम माने, हाउ कैन आई से और हाउ कैन आई बी कन्विंस्ड दैट यू आर अ हार्ड वर्किंग पर्सन एंड व्हाई शुड आई हायर यू, आपको क्यों हायर किया जाए हमारी कंपनी के द्वारा। तो फिर जब आप एडजेक्टिव अपना बोल रहे हो तो आप उसको डिटेल में भी समझें। आपने कहा आई एम वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, क्योंकि सपोज करिए आपने कहा हार्ड वर्किंग पर्सन है, तुरंत इंटरव्यूअर ने आपसे पूछा कि कैसे हम माने, तो आप ये कह सकते हैं आई नेवर लीव द वर्क इन बिटवीन। बस इतना वर्ड आप बात बोल दें कि मैं कभी भी काम को बीच में नहीं छोड़ता, आई ऑलवेज फिनिश द वर्क एंड देन गेट होम, तब मैं घर पहुंचता हूं या घर में जाता हूं। आई नेवर पुट द वर्क फॉर टुमारो, मैं कभी भी काम को कल के ऊपर नहीं छोड़ता, एंड दैट्स व्हाई आई एम हार्ड वर्किंग, आई ऑलवेज वांट टू फिनिश द वर्क ऑन टाइम। ये कुछ सेंटेंस आपको ऐड करने पड़ेंगे, पर उसकी चर्चा बाद में कभी करेंगे। तो आप ये सीखेंगे पर्सनालिटी में, आप हो सकता है आप कहें हार्ड वर्किंग है, हो सकता है आई एम वेरी इंटेलिजेंट एंड शार्प माइंडेड पर्सन, हो सकता है आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन, मैं एक गोल ओरिएंटेड पर्सन है, हो सकता है आप ये कहें आई एम वेरी ऑनेस्ट
2 बार वेरी वेरी लगा, इसको कट कर लीजिएगा। आई एम वेरी ऑनेस्ट विद माय वर्क, मैं अपने काम में बहुत ईमानदार हूं। ये बोलने की जरूरत क्यों है पता है? क्योंकि इसी को देख करके इंटरव्यूअर आपकी क्वालिटी चेक करेगा और उसके बाद ही आपको हायर करेगा। इफ यू वांट टू से will not say anything about yourself, so your impact will not be effective on the interviewers, उनके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा, आपके इम्पैक्ट नहीं होगा आपकी पर्सनालिटी का। तो ये बताना बड़ा जरूरी होता है। आई एम वेरी काम एंड कूल, मैं बहुत ही काम हूँ, मैं बहुत ही कूल हूँ। एंड आई एम वेरी जेंटल, या फिर आई एम वेरी सोशल एंड फ्रेंडली। ये सारी क्वालिटीज हैं जो आपको पता होनी चाहिए। इसमें से कोई 1-2 लाइन आपको इंट्रोडक्शन में अपने इंक्लूड कर लेनी है। उसके बाद बात करते हैं व्हाट, इसके बारे में बात करेंगे क्वालिफिकेशन। अब आपकी बात आएगी कि हाउ मच यू हैव स्टडीड, या व्हाट डिग्री डू यू हैव, आपके पास कौन सी डिग्री है। मतलब आप 12th क्लास पास हैं, ग्रेजुएट हैं, पोस्ट ग्रेजुएट हैं, कुछ मैकेनिकल डिग्री लिए हैं, कुछ सिविल की डिग्री लिए हैं, कुछ सर्टिफिकेट्स हैं। ये सारी बातों की चर्चा क्वालिफिकेशन में होगी। इसको आप क्या क्या बोल सकते हैं, आप इसको रट लीजिएगा क्योंकि ये लंबे सेंटेंस है। आप या तो कह सकते हैं आई डिड, या फिर आप कहेंगे आई हैव डन, दोनों में से कोई एक बोल लीजिए। आई डिड माई ग्रेजुएशन, इफ यू हैव कंप्लीटेड योर ग्रेजुएशन देन यू शुड से आई डिड माई ग्रेजुएशन, अगर आपने कंप्लीट कर लिया है। इफ यू आर इन द 3rd ईयर और इफ यू आर परसुइंग, तो आप वहां कहेंगे आई एम परसुइंग माई ग्रेजुएशन। व्हाट, परसुइंग एक वर्ड की स्पेलिंग ये है परसुइंग, PERSUING। परसुइंग का मतलब होता है कैरी ऑन। क्या होता है? कैरी ऑन होता है। तो अब अगर आपने कर लिया है तो आप कहेंगे आई डिड माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। हमेशा जो भी संस्था होगी, संस्था के नाम से पहले द मिस मत करिएगा। ये आपकी छोटी छोटी बातें जो है इंटरव्यूअर से आपको बुलवाता इसीलिए है, he just wants to check the command and hold on English language। आपकी इंग्लिश लैंग्वेज पर कितनी कमांड है, आपकी कहाँ कहाँ एरर या मिस्टेक्स आ रही हैं, कहाँ का आप फ्लॉ कर रहे हैं, गलतियां कर रहे हैं। वो सिर्फ इंट्रोडक्शन इसीलिए मांगता ही है इंग्लिश में कि आपकी इंग्लिश पर कमांड कितनी है। तो हमेशा जब संस्था का नाम लिखेंगे, जिस संस्था से, उस संस्था के नाम से पहले दा का यूज जरूर करेंगे। इन सेंटेंसेस को आपको रट करके शीशे के सामने बोल लेना है, आई डिड और हैव डन माई ग्रेजुएशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। या फिर आप ये कह सकते हैं आई एम ग्रेजुएट, मैं ग्रेजुएट हूं। अब जब ये बोलेंगे आई एम ग्रेजुएट, तो ऑफकोर्स ग्रेजुएट बोलने के बाद फिर जो है आप BA BCom या BSc कहेंगे या फिर BTech कहेंगे, क्योंकि ग्रेजुएट हैं तो किस स्ट्रीम में ग्रेजुएट हैं ये भी मेंशन करना जरूरी है। तो आप या तो ये कह लीजिए आई एम ग्रेजुएट इन BA BCom और BSc, तीनों नहीं बोलना है, रटना एक है लेकिन तीनों नहीं बोलना है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। या फिर आप ये कह सकते हैं आई हैव अ बैचलर्स डिग्री इन BA BSc और BCom फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। अब यहाँ पर देखो मिसिंग है ना, यहाँ पर द मिसिंग है, इसलिए यहाँ पर द जरूर लगा लीजिएगा, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। या फिर आप ये कह लीजिए आई हैव अ मास्टर्स डिग्री। अब ये मास्टर्स इसलिए, मान लीजिए आपने मास्टर्स कर रखा है, यू हैव गॉन थ्रू मास्टर्स ऑफ आर्ट्स, मास्टर्स ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ साइंस, आपने मास्टर ऑफ साइंस मतलब MSc कर रखी है, MCom कर रखा है। सो यू शुड से आई हैव अ मास्टर्स डिग्री। जैसे आपने कहा आई हैव अ बैचलर्स डिग्री, हो सकता है आपके पास मास्टर्स हो, यू शुड से आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन MA MSc MCom इन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद। यहां पर भी द मिसिंग है, फ्रॉम द यूनिवर्सिटी मिस हो जाता है कभी कभी कंप्यूटर महोदय जो हमारे PPTs बनाते हैं। तो ये सारी बातें आप समझ गए कि आपको क्वालिफिकेशन में बताना है। एक्स्ट्रा में आप बता सकते हैं आई ऑल्सो हैव 6 months डिग्री कोर्स, ये एक्स्ट्रा में आएगा जो हम आगे डिस्कस करेंगे। चलिए, उसके बाद बात आती है व्हाट, क्या आएगी भाई बात, उसके बाद आएगी स्किल एंड एक्सपीरियंस है। इसमें आपकी कुछ एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आ जाती है। पहले तो आपका मेन जो आपकी डिग्री है वो बताया, उसके बाद हो सकता है आपने 3 month का कोई कंप्यूटर कोर्स कर रखा है, 6 month की कोई इंटर्नशिप कर रखी है, या 1 year की कोई डिप्लोमा कोर्स कर रखा है। ये आपकी एक्स्ट्रा स्किल एंड क्वालिफिकेशन में आता है, या फिर जो एक्सपीरियंस में आता है। या फिर आपने कहीं पर काम कर रखा है इससे पहले, यू आर नॉट अ फ्रेशर, आप फ्रेशर नहीं है। आप अगर फ्रेशर नहीं है तो फिर आपको मेंशन करना पड़ेगा अपना वर्क एक्सपीरियंस एंड स्किल डेवलपमेंट, मतलब व्हाट extra you have and what might be beneficial for the company you have applied and now you are sitting in the interview। आप बैठे हुए हैं तो कंपनी आपसे ये पूछ सकती है have you ever worked before in any company, then what will you say। अगर आप स्कूल स्टूडेंट्स थे और आप फर्स्ट टाइम किसी ग्रेजुएशन में आप कर रहे हैं, बहुत से लोग जॉब भी करते हैं पार्ट टाइम, तो वहां पर भी आपको ये बोलना पड़ सकता है। तब अगर इफ यू आर अ फ्रेशर then you should say I am a fresher and this is my first job।
इफ यू काइंड इनफ टू मी। ठीक है, तो आप इसमें देख सकते हैं स्किल एंड एक्सपीरियंस में आप क्या बोलेंगे, सेंटेंस देख लीजिए। आप हो सकता है आपने बोला हो या फर्स्ट टाइम आप जॉब करने जा रहे हो तो आप सिंपल कहेंगे नो सर आई हैव नेवर डन एनी जॉब, आई एम अ फ्रेशर। आप यहाँ पर कह सकते हैं व्हाट, आप यहाँ पर एक चीज और ऐड कर लीजिएगा, आई हैव नॉट डन एनी जॉब बिफोर, आई एम अ फ्रेशर, आई एम फ्रेशर, ये बोल सकते हैं। इसके बाद आप कहेंगे दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट जॉब इफ यू आर काइंड इनफ टू मी। ये बहुत ही बेहतरीन सेंटेंस है। अगर आपको जॉब फर्स्ट टाइम में पाना है सो यू शुड बी वेरी पोलाइट टुवर्ड्स इंटरव्यूअर्स। इंटरव्यूअर के सामने आपको इतना पोलाइट होना है दैट दे गेट इम्पैक्टेड थ्रू योर बिहेवियर एंड एटीट्यूड एंड नेचर। आपके नेचर, एटीट्यूड एंड बिहेवियर से वो इम्पैक्ट हो जाए। तब आप क्या कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग टू बी माई फर्स्ट जॉब, ये मेरी पहली जॉब होगी, होने जा रही है। इफ यू आर काइंड इनफ टू मी, अगर आपकी कृपा हुई मुझ पर तो ये मेरी पहली जॉब है। दिस इज अ वेरी पोलाइट सेंटेंस एंड यू कैन इन्फ्लुएंस स्पीकिंग दिस सेंटेंस। इसको बोल करके आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। फिर या तो आप ये कह सकते हैं आई हैव 3 और 4 इयर्स, अगर आप एक्सपीरियंस है या आपके पास एक्स्ट्रा वर्क है, एक्स्ट्रा एक्सपीरियंस है, एक्स्ट्रा स्किल डेवलपमेंट है, तो आप कह सकते हैं आई हैव 3 और 4 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन सेल्स, टेलीकम्युनिकेशन, हैंडलिंग सॉफ्टवेयर एक्सेट्रा। मीन्स आपने कभी इससे पहले सेल्स में काम किया है, मतलब आपने देखा होगा सेल्समैन होते हैं, या मॉल में देखा होगा आपने, बहुत से लोग आपको जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको दिखाते हैं, उनके बारे में बताते हैं, दे ऑल आर सेल्समैन, वो सेल्समैन होते हैं। और वो उसकी जॉब के लिए भी आपको अच्छे खासे इंटरव्यू से गुजरना पड़ता है। मे बी वो 10,000 इलाहाबाद या लखनऊ जैसे शहर में पा रहे हो, बट वो मॉल दिल्ली मुंबई में होंगे तो उनको बहुत आराम से 20,000 25,000 मिलती है सेल्समैन होने, उनके ऊपर बड़े प्रेशर होते हैं। बट गेटिंग अ जॉब इज ऑल्सो द डिफिकल्ट वर्क, ऐसी जॉब को पाना भी अपने आप में डिफिकल्ट होता है। बात समझ में आई? तो आई हैव बीन वर्किंग इन डैश कंपनी। अब आप बता सकते हैं, अगर आपने बताया है दैट आई हैव अ 4 ईयर एक्सपीरियंस, 3 ईयर एक्सपीरियंस, 2 ईयर्स एक्सपीरियंस, 1.5 एक्सपीरियंस, कुछ चीजें आप चेंज करेंगे अपने हिसाब से। जैसे यहाँ 3 या 4 लिखा है तो हो सकता है आपके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप ये कह सकते हैं आई हैव 1.5 ईयर एक्सपीरियंस, 1.5 ईयर एक्सपीरियंस, आई हैव अ 5 ईयर्स एक्सपीरियंस। अब एक्सपीरियंस के बाद आपको किस में एक्सपीरियंस है, तब आप कहेंगे सेल्स में है, टेलीकम्युनिकेशन में है, हैंडलिंग सॉफ्टवेयर में है, एंड सो ऑन, जिसमें भी आपका वर्क एक्सपीरियंस हो। उसके बाद है आई हैव बीन वर्किंग इन, मैं इस कंपनी में काम कर चुका हूँ। अब कंपनी का नाम हो सकता है इंफोसिस लिखा हो सकता है जेट किंग लिखा हो, ये भी कुछ कंपनी से हो सकता है, आशा एंड कंपनी लिखा हो, किसी शोरूम में आप काम कर रहे हो, बिग बाजार में आप काम कर रहे हो, तो आप यहाँ पर वो मेंशन कर देंगे सिंस 2019। और यहाँ पर ये मिस्टेक्स मत करिएगा, ये बहुत बड़ी मिस्टेक्स होती है। ऐसे बहुत सी चीजें इंटरव्यू में, चूंकि आई हैव ऑल्सो फेस मेनी इंटरव्यूज एंड आई got to know that my mistake, what was my mistake in that particular interview, what was the mistake in this particular interview, what I have made in नेक्स्ट ईयर, लास्ट ईयर इंटरव्यूज। ये जब आप इंटरव्यू देंगे तब आपको माइंड में ये सारी चीजें समझ में आएंगी धीरे धीरे। व्हेन यू कीप फीलिंग, व्हेन यू डिड नॉट गेट एनी जॉब, so you will come to know that you are making a silly mistake that you should not do or you are not expected to do। आपसे उम्मीद नहीं की जाती है ऐसी गलतियां करने पे। I had a mistake when I was in a company in 2000, when I was going for the interview in a company in 2015. At that time I was just learning how to express myself, how to introduce myself, how to speak English fluently। उस समय थोड़ा सा प्रैक्टिस में था, चीजें सीख रहे थे, तो हमने ऐसे बहुत से सिली मिस्टेक्स करी हैं जो कि हमसे उम्मीद नहीं की जाती है। और इंटरव्यूअर बहुत ही ध्यान से आपकी हर एक बात को सुनता है। एट दैट टाइम यू आर वेरी नर्वस, उस समय आप बहुत नर्वस होते हैं और आपके मुंह से फ्लुएंट वर्ड्स नहीं निकलते हैं। तो प्रॉब्लम होती है हमारी लैक ऑफ प्रैक्टिस की। तो शुरुआत में लैक ऑफ प्रैक्टिस होती है, उसको लैक ऑफ प्रैक्टिस को अबंडेंस ऑफ प्रैक्टिस में कन्वर्ट करिए। ठीक, आई हैव बीन वर्किंग, आप जब आई हैव बीन वर्किंग बोलेंगे तो यहाँ पर सिंस ईयर फॉर का यूज करते हैं। फॉर 2 इयर्स लिखेंगे, या तो फॉर 2019, 2020 या 2018 लिखेंगे। ठीक, जब आप फॉर लगाएंगे तो यहाँ पर ईयर्स लिख देंगे, जब आप सिंस लगाएंगे तो पर्टिकुलर ईयर्स का नेम लिखेंगे, 2019 दिस इज द डेफिनेट टाइम। ये गलतियां नहीं करेंगे। इसके बाद बात आएगी क्या, इसके बाद बात आती है फैमिली के बारे में। अब ये फैमिली के बारे में आप क्लासरूम में बता सकते हैं, ये इंटरव्यू में नहीं बताना है। इंटरव्यू में कभी भी फैमिली के बारे में नहीं बताने की जरूरत होती है। दिस कुड बी टोल्ड इन द क्लासरूम व्हेन
any teacher asking for the interview or a newcomer or any friend or in a gathering or in a party, जब अननोन व्यक्ति से आप मिलते हैं तब आप फैमिली के बारे में बता सकते हैं। फैमिली के बारे में भी बहुत से लोग सही तरीके से नहीं बता पाते। दीज आर द सेंटेंस दैट यू कैन से अबाउट फैमिली। फैमिली के बारे में आप यहाँ पर बता सकते हैं ऐसे। अच्छा, ये भी है, आपको आप फ्लुएंट हो भी जाएंगे तो भी आपके बहुत बार ऐसा होगा कि बीच बीच में वो सेंटेंस नहीं बन रहे हैं। ओके, लेट इट बी, क्योंकि इंग्लिश बोलने का मतलब ये नहीं होता कि आप इंग्लिश पर्सन की तरीके से ही बोल पाए तभी वो इंग्लिश है। स्लोली यू विल डेवलप द स्किल ऑफ स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली। स्लो, बहुत आराम से होगा। बीच बीच में देयर आर सम टाइम दैट यू फेस द प्रॉब्लम ऑफ ब्रेकेज एंड स्टॉपेज। आप बीच में स्टॉप लेंगे, ब्रेक लेंगे, तो ओके, एज thousands or lakhs of people speaking like the way that you are speaking at that time when you stopped. So it does not mean that you don't know how to speak English. slowly आप सीखेंगे। साल भर लग सकता है, 6 महीने लग सकते हैं, 2 साल लग सकते हैं। जितनी जल्दी आप काम कर लेंगे, अगर ब्रेकेज आ भी रहे हैं, स्टॉपेज आ रहे हैं, तो कोई बात नहीं, वहां पर आप हिंदी कन्वर्ट कर लीजिए। वहां पर आप बीच बीच में ऐसा होता है ना, वहां पर हमें बाय द वे नहीं बोलना आया, वहां पर हमें वेल नहीं बोलना आया, वेल जैसे हमने कहा। हालांकि वैसे तो अच्छा, तो ये जो एक्सप्रेशंस आते हैं ये नहीं आते। किसी तरह हम आपको इस एक्सप्रेशंस के ऊपर भी वीडियोस लाएंगे कि एक्सप्रेशन से कैसे एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से कनेक्ट किया जाए। चलिए, तो वेल देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली बट आई लिव विद माय पेरेंट्स एंड 1 यंगर ब्रदर। सबसे पहले आप ये कह सकते हैं, अगर आपने डायरेक्टली अपने मेंबर ऑफ फैमिली बताना है तो आप यहाँ पर एक वर्ड हमने ऐड कर दिया है ताकि आप कनेक्ट कर लें, क्योंकि सेंटेंस ऐसे ऐसे नहीं बोलना है जैसे लिखा है वेल। वैसे देयर आर 10 मेंबर्स, यहाँ पर वेल इसलिए लगाया है क्योंकि आपको आगे एक और सेंटेंस लिखना पड़ा बट लगाकर। कहा वैसे तो मेरे फैमिली में 10 मेंबर हैं, वेल देयर आर 10 मेंबर्स इन माय फैमिली, बट के बाद क्या हुआ, बट आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड 1 यंगर ब्रदर। बट मैं अपने पेरेंट्स के साथ और यंगर ब्रदर के साथ रहता हूं। बट आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड यंगर ब्रदर। अब यहाँ यंगर ब्रदर की जगह हो सकता है आपकी यंगर सिस्टर हो, तो इस वजह से आप ये कह सकते हैं आई लिव विद माई पेरेंट्स एंड 1 यंगर ब्रदर की जगह आप यंगर सिस्टर कह सकते हैं। जिनके साथ आप रह रहे हो आप यंगर सिस्टर कह लीजिए। या फिर आप पेरेंट्स के साथ नहीं रह रहे हैं, ग्रैंड पेरेंट्स के साथ रह रहे हैं, देन यू कैन से आई एम लिविंग विद माई ग्रैंड पेरेंट्स। तो जैसा कंडीशन हो उसे आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद इस सेंटेंस को आप यही कह सकते हैं आई लिव इन अ न्यूक्लियर और ज्वाइंट फैमिली। इफ यू आर लिविंग इन अ ज्वाइंट फैमिली मींस जो एक संयुक्त परिवार होता है, तो आप कहें आई लिव इन अ ज्वाइंट फैमिली। अगर आप न्यूक्लियर, जो कि आपकी मम्मी पापा और आपके भाई बहन जिसमें इंक्लूड होते हैं, वो न्यूक्लियर फैमिली कहलाई जाती है। एकांकी अगर आप इसे कहेंगे तो हिंदी में, वैसे हिंदी में ऐसे नहीं कहा जा सकता, आप साहित्यिक तो बोलते नहीं है, आप कहेंगे मैं सिंगल जो परिवार होता है, छोटा परिवार, जैसे आप कहते हैं मम्मी पापा और भाई बहन इंक्लूड होते हैं, उसे हम न्यूक्लियर फैमिली कहते हैं। तो आप इसे रट लीजिए कि आप न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं या ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं। ठीक, आप इस सेंटेंस को ये भी बोल सकते हैं देयर आर 12 ऑफ अस इन माई फैमिली। मेरे फैमिली में 12 हैं। क्या लोग ही होंगे, चुड़ैल और भूत तो होंगे नहीं। तो ये फैमिली के बारे में आपको बताना हुआ। अब इसी में बहुत से लोग फादर का नाम, ये मदर का नाम, ये पापा ये करते हैं, तो फिलहाल जो है आपको इतना बोलने की जरूरत नहीं है। इफ एनीथिंग आस्क्ड अबाउट योर फादर देन यू शुड से, एल्स अवॉइड इट, उसको अवॉइड कर दीजिए अगर नहीं पूछा जाता है। नेक्स्ट करेंगे, उसके बाद आती है बात हॉबीज की। एंड हॉबीज ऑलवेज कम इन द लास्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन। अगर हॉबीज के बारे में शुरुआत में बताएंगे तो ये गलत है। आपका जो सीक्वेंस है, जो फॉर्मेट है, उसको फॉलो करिए। यू विल लर्न एंड यू विल गेट टू नो हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। बात समझ में आई? तो अब हॉबीज में आप क्या क्या कह सकते हैं। सबसे बहुत ज्यादा गलतियां जो बच्चों की होती है हॉबीज बताते समय होती हैं, स्पेशली 12th क्लास, 9th 10th 11th 12th क्लास जो होता है, ये जब भी इनसे पूछा जाता है तो ये कुछ गलतियां करते हैं विच आर वेरी सिली। आई एम फॉन्ड ऑफ डांसिंग, सिंगिंग एंड राइटिंग। हमेशा आप अगर बोले तो इस सेंटेंस को प्रीफरेंस दें, क्योंकि इस सेंटेंस को, व्हाट इज दिस, इस सेंटेंस को प्रीफरेंस देने पर आपसे ज्यादा मिस्टेक नहीं होगी। हमेशा याद रखें आई एम फॉन्ड ऑफ मतलब मैं शौकीन हूं। इसका मतलब हुआ जो आपकी हॉबीज होती हैं वो आप शौकियाना तरीके से ही करते हैं, फॉन्डली करते हैं आप। तो आप ये कह सकते हैं आई एम फॉन्ड ऑफ। फॉन्ड ऑफ के बाद हमेशा जो वर्ड आएगा वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आएगा, ये बात भी ध्यान रखें आप। आई एम फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ रीडिंग, आई एम फॉन्ड ऑफ playing cricket, I am fond of playing hockey, I am fond of spending time with my family, I am fond of chatting with my friends, I am fond of watching TV, I am fond of watching new movies, I am fond of
ब्राउजिंग, कुछ भी फॉन्ड ऑफ के बाद आईएनजी फॉर्म में आएगा। आप ये नहीं बोलना चाहते हो, आप ये कह सकते हैं माई हॉबी इज। इफ यू हैव ओनली वन हॉबी देन यू शुड से माई हॉबी इज लगाएंगे, और उसके बाद आप फिर इसको दो तरीके से कह सकते हैं, इज, इसके बाद अगर आप चाहे आईएनजी लगा ले या फिर टू प्लस फर्स्ट फॉर्म वर्ब की लगा लें, दोनों में से एक चीज को ही बोलेंगे। जैसे आप कह सकते हैं माई हॉबी इज टू सिंग, और कैसे सिंग, कैजुअली, मतलब ऐसे ही, मतलब गुनगुनाना जिसे कहते हैं कैजुअली। माई हॉबी इज टू सिंग कैजुअली, मेरी हॉबी है कैजुअली। आप इसे ये भी कह सकते हैं माई हॉबी इज सिंगिंग कैजुअली, मेरी हॉबी कैजुअली गाना गाना है। माई हॉबी इज डांसिंग, माई हॉबी इज सिंगिंग, माई हॉबी इज राइटिंग। तो आप चाहे टू सिंग कह लीजिए और चाहे आप सिंगिंग कह लीजिए, बट अगर आप फाउंड ऑफ का यूज कर रहे हैं तब आप यहाँ पर टू नहीं लगा सकते, ये बात ध्यान रहे। माई हॉबीज आर, अब अगर आपके पास हॉबीज दो तीन बताना है आपको, यू आर वेरी वेरिएंट पर्सन, इफ यू आर वेरी मतलब क्या बोलते हैं, if you have many things you to do then you should say many things about your hobbies। तो आप हो सकता है 2 3 4 5 हॉबीज हो, तब आप वहां पर जो बच्चे गलती करते हैं यहाँ पर फिर भी इज लगा देते हैं। तो माई हॉबीज आर, एंड व्हाट आर, रीडिंग बुक्स एंड स्पेंडिंग टाइम्स विद माई फ्रेंड्स। तो आर लगाएंगे इफ यू आर टेलिंग अवर हॉबीज मोर देन वन, अगर एक से ज्यादा हॉबीज हम बता रहे हैं तो। सबसे ज्यादा इनफॉर्मल जो फॉर्मल सेंटेंस है वो ये है, ये आप कह सकते हैं आई लव, आई लाइक और आई एंजॉय। जब आप आई एंजॉय कहते हैं तो भी ये हॉबी होती है आपकी, आई लाइक कहते हैं तो भी आपकी हॉबी होती है, आई लव कहते हैं तो भी आपकी हॉबी ही होती है। सो आई लाइक, आई लव और आई एंजॉय प्लेइंग क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलना पसंद करता हूं, मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा लगता है, मुझे क्रिकेट खेलने में मजा आता है। तो कुल मिलाकर के तीनों ही बातें सेम है, तो आप चाहे ये कहें लाइक, लव और एंजॉय, या फिर उसके बाद कोई भी आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, बात हो गई यहां पर खत्म। जब आप इंट्रोडक्शन दे चुके हो, अब उसके बाद जो है बात आती है इंट्रोडक्शन को पूरा कैसे बोला जाए। तो ये बात आएगी आपकी इंट्रोडक्शन को खत्म करने के लिए, बट उससे पहले आप अपने इंट्रोडक्शन को खत्म करने के लिए दैट्स ऑल अबाउट कह दें, अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी, दैट्स ऑल अबाउट मी। ये था मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब इसके बाद आप पूरा इंट्रोडक्शन देख लें एक बार में। अगर आप इंट्रोडक्शन दे रहे हैं, कंप्लीट इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। आपको इंट्रोडक्शन में अपने ये बातें बोलनी है, इसको आप पूरा रट लीजिए। जैसे आई एम साहिर कमाल एंड आई बिलोंग टू प्रयागराज उत्तर प्रदेश। आई एम अ टीचर, I am a goal-oriented person. I have a master's degree in MA in University of Allahabad. Beside, अब यहाँ पर बिसाइड एक मोर ओवर दो शब्द आ गए, ये कनेक्टिव वर्ड हैं, अगर आप इनका यूज नहीं करेंगे तो थोड़ा सा सेंटेंस जो है डिस्कनेक्ट होगा। इस वजह से कुछ कोहेसिव डिवाइसेस यूज की जाती हैं व्हाइल वी आर स्पीकिंग और इंट्रोड्यूसिंग आवरसेल्फ और टेलिंग समथिंग और टेलिंग और नरेटिंग एनी स्टोरीज। किसी स्टोरीज को नरेट करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए, ऐसे बहुत से जगह पर हमें कुछ ऐसे वर्ड्स लगाने पड़ते हैं जो कि पीछे वाले सेंटेंस को कनेक्ट करें आगे वाले सेंटेंस से। एज हियर बिसाइड का मतलब वैसे बिसाइड्स होना चाहिए। बिसाइड्स का मतलब होता है अतिरिक्त, या मोर ओवर का मतलब होता है इसके अलावा। तो जैसे आई हैव डन माई मास्टर्स फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद, मैंने किया, ये मेरे बारे में इंट्रोडक्शन है पूरा। तो ये मैंने किया, इसके बाद भी मेरे पास क्या है, आई हैव अ 3 या 6 मंथ सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। मेरे पास 3 मंथ्स का एक सर्टिफिकेट है जिसे हम CCC कहते हैं। तो आप कह सकते हैं आई हैव अ 3 मंथ्स सर्टिफिकेट इन कंप्यूटर। आई हैव बीन वर्किंग एट विद्याकुल लर्निंग प्लेटफॉर्म सिंस 2021 एज अ टीचर। मैं कैसे काम कर रहा हूं, विद्याकुल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूं एक टीचर के रूप में। उसके बाद है देयर आर 8 ऑफ अस इन माय फैमिली, दिस इज माय फैमिली नंबर। देयर आर 8 ऑफ अस इन माय फैमिली, देयर आर 8 मेंबर्स in my family and we have 8 members in my we have 8 members in our family। आप कुछ भी कहिए। My hobbies are reading books, this is my hobby, reading books and spending times with my family and friends। so this is all about the introduction। I hope कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया हो और इसको आज से रट लीजिए। आज के बाद कभी भी आपसे इंट्रोडक्शन मांगा जाएगा तो आप कभी भी घबराएंगे नहीं। तो बात समझ में आ गई? चलिए, तो आज का ये इंट्रोडक्शन वीडियो आई होप कि आप सभी के लिए बेनिफिशियल हो और आज के बाद अपने इंट्रोडक्शन देते में कोई भी आपको घबराहट ना महसूस हो। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा और नीचे कमेंट करके बताइएगा क्या आपने कुछ सीखा या आपने भी मिरर के सामने बोला ये सारे सेंटेंसेस को कितनी बार बोला। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।